नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का। आज के इस विशेष कार्यक्रम पर आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, खुदरंग कह सकते हैं। खुदरंग का सीधा अर्थ होता है जो अपने आप में एक अलग रंग हो, जिसका उनके व्यक्तित्व अलग हो। और ऐसे व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं जो किसी एक विधा पर नहीं है। उनकी पक्वता की बात करें तो कोई एक विधा नहीं है। फिर चाहे वो लेखनी की बात हो, चाहे वो मन संचालन की बात हो, चाहे वो कहानी लिखने की बातें हों, या समाज में अपने आप को सिद्ध करने की बात हो, सामाजिकता की बात हो, या राजनीतिक क्षेत्र पर अपने आप पर लोगों की सेवाओं की बात हो, ऐसे तमाम विधाओं से परिपूर्ण हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे बैकग्राउंड पर आपको कई अवार्ड दिख रहे हैं, कई सम्मानित चिन्ह दिख रहे हैं। वो इन्हीं व्यक्तित्व के हैं। आज सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, हम अभिनंदन करते हैं आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम पर, चर्चित की चर्चा पर। और मैं सीधे बात करना चाहूँगा, जैसा लोगों के द्वारा सुनने को मिला है कि लगभग 2.5 वर्ष की उम्र में आप मन साझा करने लगे हैं लोगों के साथ, और कई विभूतियों के साथ आपने मन साझा किया है। फिर चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे कई ऐसी विभूतियों की बात करें, बड़े बड़े काव्यकार, बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, सभी के साथ आप मन साझा किए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली, और इस क्षेत्र में आप किस की प्रेरणा से आए, और सबका साथ, परिवार का साथ कैसा रहा, वो तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपना विंद और अंचित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 2 फरवरी से। मेरे पिता जो मेरे गुरु हैं आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी, वो प्रतिवर्ष ईद मिलन समारोह और होली मिलन समारोह के कार्यक्रम अपने घर पे करते थे, और तमाम साहित्यकार, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम कवि शायर उसमें आते थे। और कवियों का दौर चलता था, कविताओं का दौर चलता था, गज़लों का दौर चलता था। होली है तो गुजियों का दौर, ईद है तो सेवइयों का दौर, ये होता था हमारे घर पर। 1998 का ईद मिलन था 2 फरवरी का। इसमें रीवा शहर के उस समय के ख्यातिलब्ध कवि शायर आदरणीय भगवती शुक्ला जी, जनाब नदीम रेवानी साहब, शंभू काकू साहब, और ओम नारायण तिवारी जी, राजन तिवारी भारती, दादा भाई लाल विक्रमजीत सिंह जी, विनीत विक्रम बौद्ध, आदित्य प्रताप सिंह, सभी बड़े काव्य हस्ताक्षर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू होने वाला था। पापा संचालन के लिए माइक पे खड़े ही हुए थे। मैंने उनका कुर्ता पकड़ के खींचा और कहा कि मैं भी कुछ सुनाऊंगा तोतली भाषा में। मेरी उम्र 2.5 वर्ष थी। तो पापा ने झिड़क दिया, बोले कार्यक्रम हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। पापा ने साइड कर दिया। भगवती पंडित जी मंच में बैठे थे। उन्होंने पापा का नाम लेकर के कहा कि सुभाष, अभी तुम्हारा कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ विधिवत रूप से, हम बड़े कवियों की तरफ से इस बच्चे को 5 मिनट दे दो, छूट है, ये जो पढ़ेगा जो बोलेगा इसके ये 5 मिनट, कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। फिर पापा ने, जब बड़े बुजुर्गों का आदेश था तो वो तो मानना ही था, क्योंकि हम कहते हैं अक्सर, और हमारे कवि कुल का एक बहुत बड़ा शेर है कि यूं ही नहीं चल के तर्ज सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के तर्ज सुखन आया है, पाँव बुजुर्गों के दबा है तो ये फन आया है। तो निसंदेह बुजुर्गों की बात मानना पापा का भी नैतिक दायित्व था। पापा ने उनकी बात माना, मुझे माइक दिया, मंच दिया, और मेरा पहला जो शेर था, वो शेर भी मेरे ज़बान पे कहाँ से आया। मेरे पिता जो अक्सर अपने दोस्तों को बाहर के कमरे में बैठ के शेर सुनाते थे, दैनिक दिनचर्या में, परिचर्चा में, मैं पीछे कमरे में बैठ के वो सुनता रहता था, और मुझे पता नहीं था कि कब वो चीज़ें मेरे जहन में बैठती चली गई। वो पापा के शेर मुझे कंठस्थ हो गए ज़बान पर। और जब पहली बार मुझे माइक मिला तो मैंने पहला शेर पढ़ा था कि काबिल फ़क्र नहीं वक्त का सुल्ता होना, बहुत बड़ी चीज़ है आदमी का इंसान होना। क्यों देखते हो हाथों की इन झूठी लकीरों को, मैंने देखा है बनाते हुए शहंशाह फ़कीरों को। और रोशनी हो या ना हो, पर ये तो बताया जाए, क्या उजाले के लिए गाँव जलाया जाए। और तुमने तो हादसों का सिर्फ नाम सुना है, अरे हमने तो हादसों में गुजारी है ज़िंदगी। तो जो मंच पे जो लोग बैठे थे उन्हें हंसा किया, हंसे। उन्होंने कहा, बेटा जब तुमने 2.5 साल की उम्र में ज़िंदगी गुजार दी है तो हम लोगों ने क्या खाक चाहना इतनी उम्र में। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद एक ट्रेंड चल गया, एक सिलसिला बन गया, एक परंपरा सी हो गई कि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता, वो चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो या साहित्यिक हो, उसमें टेबल में खड़ा करके मुझे खड़ा कर दिया जाता कि जो तहसुम सुनाओ। और धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसका श्रेय आपने कहा कि इससे प्रेरणा कहाँ से मिली। निसंदेह बचपन में उंगली पकड़ाकर चलने वाले मेरे पिता, साहित्य की बारीकियाँ सिखाने वाले मेरे पिता, ABCD सिखाने वाले पिता। तो अगर आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, हालांकि कोई मुकाम वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अगर हम सफलता इसको कहें, उसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियाँ रखी हैं। मैं चाहता हूँ अपना विंद के माध्यम से वो पंक्तियाँ आप सब दर्शकों और श्रोताओं तक पहुँचे
कि मेरे इस शोहरत का आज हकदार कोई तो पापा है, मेरे इस शोहरत का आज हकदार कोई तो पापा है, जिनने खुशियां मुझको दी हजार कोई तो पापा है, जिनसे सीखा मैंने सदा जिजी विषय और जी बट्टा, मेरे लिए वो ज्ञान का भंडार कोई तो पापा है। वाह। पिता वही और वही गुरु है, साथ मेरे आदर्श भी, मेरे लिए तो ईश्वर का अवतार कोई तो पापा है। दुर्लभ पथ के घोर तिमिर में वरद हंस देके अपना, अंतस मन में जिसने भरा उजियार कोई तो पापा है। मन में रख के प्रेम कभी उसको ना दिखलाते वो, फिर भी बच्चों के खातिर संसार कोई तो पापा है। चिंतन मंथन जीवन दर्शन है क्या उनके पास नहीं, सहज सरल सुलभ सौम्य व्यवहार कोई तो पापा है। माँ के स्नेह से जरा परे कभी थोड़ी सी डांट से दूर कमी को करने वाले कुम्हार कोई तो पापा है। कोई पूछे मुझसे घर क्या है जीने का मकसद, लूंगा नाम एक बार नहीं 100 बार कोई तो पापा है। और लेके आते किस तरह खिलौने और पटाखे जो, मेरे लिए ना ईद दिवाली त्योहार कोई तो पापा है। वाह मेरे ईश्वर का विधिवत निश्चित ही माँ पर कई शेर हुए और निश्चित ही माँ का प्यार एक अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से पिता पर आपने बात कही वो काबिल तारीफ़ है। शुरुआत उस उम्र में हुई, इसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया क्या रही वो मैं दर्शकों को एक बार जानना चाहूँगा कि पठन पाठन के दौरान और काव्य मंच ये दोनों का तालमेल कैसा रहा? निसंदेह बहुत अच्छा प्रश्न है अंशल जी आपको। और जैसे आपने माँ का जिक्र किया, और चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हमारी प्रथम गुरु माँ होती हैं। अगर साहित्यिक पक्ष अगर पिता ने संभाला तो शैक्षणिक पक्ष माता जी का था। बचपन से डायनामिक किड्स कॉन्वेंट में मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई, उसके बाद 12th तक गीता ज्योति हाई सेकेंडरी स्कूल, फिर TRS कॉलेज से ग्रेजुएशन और MSW यूनिवर्सिटी APS यूनिवर्सिटी से ये क्रम रहा। लेकिन बचपन से यूनिवर्सिटी तक पूरा जो पढ़ाई का क्रम था, मुझे सही दशा और दिशा प्रदान करने वाली मेरी माँ रही, जिन्होंने सवेरे सवेरे उठाया भी अच्छी खासी नींद में भी, तब लगता था क्यों उठा रही हैं, नींद डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बाद में आज समझ में आता है कि वो उनके डिस्टर्ब करने का या वो उनके उठाने का आज मुझे क्या परिणाम मिल रहा है। मैंने स्कूल में भी टॉप किया। तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी की एक योजना थी कि जो 85% से ऊपर आएगा उसे लैपटॉप के लिए हम 25,000 रुपये देंगे। वो चेक भी मुझे मिला, सर्टिफिकेट मिला CM से। मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट मुझे मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तब थी, तब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मुझे दिया। तो इसका पूरा श्रेय मैं मानता हूँ माता जी को है, मेरी मम्मी को है, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी को। वो अक्सर कहा करती थी, अगर मैं 8 या 9 बजे सो के उठ रहा था उस समय, वो कहती थी कि तुम अभी 9 बजे उठ रहे हो, कोई अगर 5 बजे इलाहाबाद की बस में बैठेगा तब तक वो इलाहाबाद पहुँच गया होगा, तुम क्या कर रहे हो। तो उनका पूरा योगदान पढ़ाई में अगर मैं ठीक ठाक रहा या अच्छा हुआ तो माता जी। चलिए आज जो सूट विशेष किया जा रहा है, जो बातें हो रही है वो हिंदी पर हो रही हैं। आपके लहजे, आपकी जो शैली है, बाक शैली है, संचालन में अक्सर जो शैली देखी जाती है वो हिंदी पर होती है। हिंदी पर इतनी मजबूती, उसके पीछे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी की मजबूती और उर्दू से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, और इस पर एक शेर अक्सर मुझे याद आता है, और मैं मंच संचालन में हम लोग कोट भी करते हैं कि मैं गले माँ के लगता हूँ और मौसी मुस्कुराती है, मैं गले माँ के लगता हूँ और मौसी मुस्कुराती है, मैं हिंदी में गज़ल कहता हूँ और उर्दू मुस्कुराती है। वाह। तो हिंदी और उर्दू से मेरा बराबर से तालमेल रहा, क्योंकि बचपन से जब बहुत छोटी उम्र से मैंने बताया कि मैं कवियों और शायरों के साथ बैठना शुरू कर दिया। मेरे से बहुत बड़ी उम्र के लोग के साथ उनका सानिध्य मुझे मिला। एक ऐसा वटवृक्ष, साहित्यिक वटवृक्ष रीवा में मुझे मिला कि जिसके छाँव के नीचे बैठ करके मैंने साहित्य का काका काका सीखा। तो जितने भी उस समय के बड़े कवि थे, बड़े शायर थे, या आज तक भी, वो मुझसे उम्र में लगभग 15-15, 20-20 साल बड़े थे, 25 साल, 30 साल बड़े थे। तो उनके पास जब बैठे थे, जैसे हिंदी के अगर डॉक्टर चंद्रिका द्विवेदी चंद्र जी का हम नाम लें, या वर्तमान समय में डॉक्टर अमोल बटरोही जी का नाम लें, या डॉक्टर राम सिंह शर्मा जी का नाम लें, तो इन विद्वजनों के पास बैठने से जब हिंदी के बारे में बात होती थी तो निसंदेह वो व्याकरण में वृद्धि होती थी, बोलचाल में हिंदी के जो शब्द हैं नए नए वो मिलते थे। और जब कवि सम्मेलनों में जाना शुरू हुआ तो देश के जो बड़े कवि थे उस समय माणिक वर्मा साहब थे, सोम ठाकुर जी थे, बहुत बड़े गीतकार आगरा के, या गोपाल दत्त सीरज साहब थे, या बशीर बट साहब उर्दू के खां थे। ऐसे तमाम लोगों के सानिध्य में उनके बैठने को मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हिंदी प्रबल होती गई। धीरे धीरे जब हिंदी में लिखना शुरू किया, हिंदी को पढ़ना शुरू किया, तब और हिंदी के बारे में जानकारी होती गई, और आज थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो लगभग 200 से ज़्यादा आपकी रचनाएं हो चुकी हैं, जैसा भी मुझे जानकारी है, और कई किताबों पर काम चल रहा है, किताबें छप रही हैं। तो जो एक जहन में सवाल है, रीवा की आपने अभी बात की, विंध्य क्षेत्र की बात की, काव्य क्षेत्रों पर
गुटबाजी कितनी, मैं नकारात्मकता की बात करूँगा, सकारात्मक बात हो गई कि आपने बेहतर तरीके से जो काव्य मंचों का संचालन किया है, काव्य पाठ किया है, बड़े मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है, कुमार विश्वास जी से लेके हर जगह लगभग देश के कई जगहों पर आपने काव्य पाठ किया है। लेकिन अगर विंध्य की बात करें, रीवा की बात करें, तो आपको क्या लगता है गुटबाजी कितनी नज़र आती है आपको? गुटबाजी शब्द अगर हम वैसे देखें तो राजनीति में कहीं ना कहीं उपयुक्त बैठता है। इसीलिए सवाल है कि राजनीति पर गुटबाजी होती है, काव्य क्षेत्र पर ऐसा क्यों? हाँ, मैं उसकी भूमिका में एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 रंग का झंडा प्यारा अच्छा लगता है, कितना सुंदर कितना न्यारा अच्छा लगता है। भाईचारा राजनीति हो अच्छी बात नहीं, राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है। इसी तरह साहित्य में भी भाईचारा अच्छा लगता है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है, कहीं ना कहीं उसका अगर हम उत्तर दें या उस दिशा में बात करें तो कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा हर किसी में होती है, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ हर किसी में होती है, तो वो सामने वाले को कमतर आंकता है। इसलिए धीरे धीरे कहीं विरोधाभास उपजता है, विरोधाभास उपजता है तो दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं तो लोग अपना अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। जब रास्ता अख्तियार करते हैं तो निसंदेह ये कोशिश करते हैं कि जिस मंच पे हम जा रहे हैं सामने वाला उस मंच में ना जाए। कई बार काटने की कोशिश करते हैं कि उसको मत बुलाओ, वो कम अच्छा पढ़ता है, या इनको बुला लो ये अच्छा पढ़ते हैं, जो उनके ग्रुप्स के लोग होते हैं। तो राजनीति के साथ साथ साहित्य में निसंदेह गुटबाजी ने प्रवेश किया है, जो अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, जो साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, और दर्पण में वही होता है जैसा दिखता है। किसी की याद ना आए ये ख्याल बच जाए, दुआ करो ये कयामत से रात कट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जब हम ये बात मंच से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे आपस में, हमारे बीच में भी वो परस्पर प्रेम का संचार होना आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं आज कमी दिखाई दे रही है। आज ग्रुप्स बन रहे हैं, आज अगर ये शब्द उपयुक्त नहीं है कहना, क्योंकि हम आपस में ही सब एक दूसरे के भाई लोग हैं, लेकिन एक होड़ सी मची है आगे जाने की, उसको खींचने की और उसको आगे जाने की। इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज हमसे दिशा ले रहा है, समाज हम पे नज़रें जमाए हैं कि ये साहित्यकार हैं, ये जो बोलेंगे वो सच होगा, इनकी कलम में वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी ताकत का सामना कर रहे हैं या किया है, या बड़े से बड़े सत्ताधीशों को आईना दिखाने का काम किया है। तो अगर हम बटेंगे, अगर हम में ये मतभेद उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं समाज में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए साहित्य में आपस में एकता आवश्यक है। एक विशेष बात ये है, आज हिंदी दिवस है, प्रसारित कार्यक्रम 1-2 दिवस में होना है, लेकिन हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है भारत, हिंदी इसमें प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी उसे बचाने का, उसे संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। आप हिंदी के बड़े कवि माने जाते हैं। जहां अंग्रेजी को प्राथमिकता के साथ देखा जाता है, जॉब पर, नौकरी पर अंग्रेजी को प्राथमिकता के साथ देखा जाता है, वहां प्रमुख रूप से हम हिंदी भाषा को बोलने मात्र के लिए उपयोग करते हैं। ये विडंबना क्यों? विडंबना निसंदेह है, और आज बहुत सारे कटाक्ष भी सुबह से इस विषय पर चल रहे हैं, डिबेट्स भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि उस देश के व्यक्तियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिस देश में मोबाइल में अगर ऑप्शन आता है तो पहला नंबर इंग्लिश होता है और दूसरा हिंदी का होता है। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना ज़रूर है, और क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा, इस पर हमेशा विचार विमर्श होता रहा है कि हमारे भारत देश को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा तो प्रदान किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा का नहीं प्रदान किया। उसमें कई मतभेद रहे, क्योंकि इस देश में 22 से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो सर्वमान्यता हिंदी को क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि जितना समृद्ध व्याकरण हिंदी का है, जितने शब्द हिंदी के पास है, पूरी दुनिया आज हिंदी का लोहा मान रही है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर, जैसे आपने कहा कि हम हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, और दिवस उसी का मनाया जाता है जिसे लोग समझते कि कमजोर है। बिल्कुल, हिंदी कमजोर कहीं से नहीं है, इंग्लिश कदापि बल्कि आसान है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। अगर हिंदी में हम देखा जाए तो जितना हम उसको पढ़ते जाएंगे उतना गहरा अध्ययन है हिंदी में। तो हिंदी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा है। इंग्लिश का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आप इंटरव्यू में आप पास नहीं कर पाओगे। अगर आपको नौकरी चाहिए आज वर्तमान IT सेक्टर के दौर में, तो आपको इंग्लिश अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी के दम पर भी, हिंदी के आज आप कोई भी आप PSC उठा लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप सूरदास और कबीरदास को, तुलसीदास को पढ़े बिना आप हिंदी पे PhD आप नहीं कर सकते हो, या किसी विषय में आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं को पढ़ना पड़ेगा।
हिंदी हमारी सशक्त शुरू से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है, इस पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये हम कवियों का दायित्व बनता है। इसमें मैं वर्तमान समय में एक नाम अगर लूँ तो डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने माँ हिंदी को और हिंदी कविता को पूरे विश्व के स्तर पर पहुँचाने का काम किया। उन्होंने एक समय ऐसा था कि जब हिंदी कवि सम्मेलन दब रहे थे और अन्य चीज़ें हाईलाइट हो रही थी ज़्यादा, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, या और अन्य भाषाओं में कविता शायरी जब फल फूल रही थी, हिंदी कम हो रही थी, उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए निसंदेह उनको श्रेय जाता है। मैं अपना एक शेर हिंदी दिवस पर मैं तमाम दर्शकों तक सौंपना चाहता हूँ कि जिसका व्याकरण अलग है, जिसका आवरण अलग, जिसका व्याकरण अलग है, जिसका आवरण अलग, माँ भारती के माथे की शोभित वो बिंदी है, और दुनिया है नत जिसके सम्मान के आगे, दुनिया है नत जिसके सम्मान के आगे, भाषाओं की महारानी केवल वो हिंदी है। क्या बात है, भाषाओं की महारानी केवल वो हिंदी। आखिरी तौर पर मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा या कहना चाहूँगा। आप बहुत रंगी प्रतिभा के धनी हैं और आप न्यूज़ में भी एंकरिंग करते देखे गए हैं, आप पत्रकारिता करते हुए देखे गए हैं, काव्य की बातें हो ही रही हैं, मन संचालन आप करते हैं। मैनेजमेंट कैसे हो जाता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है निसंदेह, और ये एक टफ काम है। वो आप भी बेहतर जान पाते होंगे क्योंकि आप भी बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपका हस्तक्षेप रहता है। तो जैसे जितनी कठिनाई आपको होती होगी उतनी मुझको भी होती है। हाँ, ये बात सही है कि सब में दखल देना ये मैंने अपने पिता से सीखा है, क्योंकि जैसे उन्होंने राजनीति को अख्तियार किया, ईमानदारी की राजनीति, आज वाली नहीं, वो जब राजनीति धर्म हुआ करता था, आज तो राजनीति धीरे धीरे धंधा बनती जा रही है, समाज सेवा धंधा बनती जा रही है। लेकिन जब समाज सेवा और राजनीति को धर्म माना जाता था, तब आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी ने ये दोनों रास्ते अपनाए। मुझे लगा कि मैंने अपने पिता गुरु माना है तो मैं भी उनके आदर्शों पर चलूँ, समाज सेवा करूँ, राजनीति करूँ। अगर उन्होंने साहित्य के लिए काम किया, कवि गोष्ठियाँ की, ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह की कविताओं के लिए, तो मैंने भी कोशिश की कि साहित्य के लिए कुछ काम करूं। लॉकडाउन हुआ तो 200 दिन लगातार मैंने पेज चलाया अपना फेसबुक पे, सिर्फ इसीलिए कि सारे कवि इकट्ठा हों इसमें। या 29 जुलाई को मैंने 67 साहित्यकारों का सम्मान किया, इसीलिए कि जो साहित्य के लिए काम कर रहे हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए बड़े मंच पर। तो मैंने उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए ये काम किया। उन्होंने आकाशवाणी में 1978 से आज तक टॉकर रहे, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी टॉक्स करूं आकाशवाणी में। आज वर्तमान में युवाणी कंपेयर हूँ आकाशवाणी में मैं। तो जो आपने कहा कि कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें, कवि सम्मेलन भी बाहर भी आना जाना होता है। 25 और 26 को पुणे में 2 कवि सम्मेलन है, वहाँ BSNL के और यूनिवर्सिटी के, वहाँ जाना होगा। अभी हरदा से लौटा हूँ। तो मैनेज करना तो दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, लेकिन आसान काम तो कोई भी कर सकता है। व्यक्ति वही अच्छा होता है माना जाता है जो कठिन काम करे। तो कठिन काम करने में एक जो आज के युवाओं पर आरोप लगा है, जो पहले के जो वरिष्ठ कवि हैं उनका आरोप है आज के युवा कवियों पर कि अब मंचों पर काव्य पाठ कम और ठिठोलियाँ ज़्यादा होती है, हास्य ज़्यादा होते हैं, वो भी चुटकुले। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। ये बड़े कवियों का आरोप है, निसंदेह बिल्कुल बहुत सही है कि जब आज हम हमारे युवा पीढ़ी की बात करें, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा वर्ग है जो ना तो अध्ययन कर रहा है, ना तो अपने बुजुर्गों को पढ़ रहा है, ना तो पुराने इतिहास खगाल रहा है। वो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का कवि बन जाता है, जिसके पास 1 या 2 मुक्तक का शेर होती है और बाकी वो हंसी मजाक चुटकुले के दम पे। और ये वर्तमान दुर्दशा भी है। अगर कहीं ना कहीं हम इसका सकारात्मक पक्ष देख रहे हैं तो नकारात्मक भी है। आजकल की जनता, आजकल के श्रोता, आजकल के लोग वो साहित्य को नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप उनके सामने मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्णायक कविता सुनाओगे तो हो सकता है वो बोर होकर के 10 मिनट उठ के चले जाए। लेकिन अगर आप उनको चुटकुले सुनाओगे, हंसाओगे, तो वो 1 घंटे 2 घंटे में बैठ सकते हैं। क्योंकि आज शॉर्ट टाइम एंटरटेन चाह रहे हैं लोग। आज लोग की जो मानसिकता बन गई है वो है कि बस मुझे मनोरंजन करना है। आदमी थका आ रहा आता है या यूट्यूब भी खोलता है या वो कहीं कवि सम्मेलन में जाता है, तो वो साहित्य के या वीर रस को, हालांकि अगर आप देश प्रेम की बात करोगे, ये मेरा खुद का भी अनुभव है, अगर ईमानदारी से आप देशभक्ति कविता पढ़ोगे तो लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी वो मौलिक होनी चाहिए, वो आपकी स्वरिचित होनी चाहिए। लेकिन जब हम ये शॉर्ट टाइम एंटरटेन के लिए कि हम 10-15 मिनट में हम जम के बैठ जाएंगे, हम चुटकुले सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो पीढ़ी हमारी जिसने काम किया है साहित्य के लिए, जैसे हम लोग को तो यहाँ तक पहुँचाया है, जो हमारे सेतु बने हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल आहत वो होंगे वो। इसलिए जो हमारी पीढ़ी के जो कवि हैं, मेरा उनसे भी गुजारिश है कि आप भले कम पढ़ें लेकिन अपना लिखें, स्वरचित हो, ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो हमसे आश्वस्त हो
ये जो हमारे हाथ में जो कलम की कमान है वो गलत हाथों में नहीं है, हम उनको आश्वस्त दें। हिंदी दिवस आपका जन्मदिन भी होता है, शुभकामनाएं एक बार पुनः। मैं चाहूँगा कि संदेश तौर पर हिंदी दिवस के इस विशेष मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बिल्कुल यही देना चाहेंगे कि जिस प्रकार ये अपना चैनल, अपना विंद ये जो काम कर रहा है, अंचित जो काम कर रहे हैं कि साहित्य को लेकर के या समाज में जागृत लाने का, आप सब भी, आपके जितने साधन संसाधन अपने अपने स्तर पर हों, आप लोग कहीं ना कहीं हिंदी के लिए काम करिए। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अगर उस पर काम करने की आवश्यकता पड़े तो क्या ही उसका महत्व है। कहीं ना कहीं आज हिंदी में जो थोड़ा ये प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं बाहरी आवरण पड़ा है, उसमें हिंदी भाषा के लिए आप लोग काम करें। कविताएं अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखें, अगर बोलचाल की भाषा है तो हिंदी का प्रयोग करें, अगर कहीं लिखने की भाषा है, जैसे हमारे आकाशवाणी में है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कृपया हिंदी बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हिंदी में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी सब अगर इसको प्यार करेंगे तो हम लोग को भी तसल्ली मिलेगी, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और मैं चलते चलते मेरे एक शेर है जिसका मेरी पहचान बनी है, मैं उससे अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कब मैंने ये कहा कि मैं आफताब हूँ। मैंने पूर्व में बताया हिंदी और उर्दू दोनों से मेरा बहुत प्यारा लगता है। कब मैंने ये कहा कि मैं आफताब हूँ, ना मेरी हैसियत कहूँ महताब हूँ। और इस कविता की अंचित जी भूमिका सिर्फ इतनी है, मेरे पिता मीसाबंदी आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जो 19 महीना जेल में थे, और मेरे बब्बा फ्रीडम फाइटर थे जो 1931 और 42 में आज़ादी के आंदोलन में 9 माह जेल में थे। तो 2 पीढ़ी देश और समाज की सेवा हमारे घर पे हुई है कि कब मैंने ये कहा कि मैं आफताब हूँ, ना मेरी हैसियत कहूँ महताब हूँ, पर जिसका ना उसूल ना ईमान धर्म कुछ, उसकी नज़र में शायद मैं बेहद खराब हूँ। अरमान या जोगिंदर मैं दोनों के साथ खुश, शायद जॉन तभी कहता मैं लाजवाब हूँ। हुई कोशिशें तो लाख जलाने की, मगर जो किसी आग से न जले मैं वो किताब हूँ। चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही भला क्या, जो खामोशी से दे दे मैं वैसा जवाब हूँ। हो गर बया दुआ से तरक्की का फलसफा, तो मैं भी कहूँगा बेशक हमें कामयाब हूँ। न सल्तनत है मेरी न कोई हुकूमत, मैं अपने माँ बाप का फिर भी नवाब हूँ। और जिस घर में 2 पीढ़ी जी देश के लिए, मैं उसी खून से पैदा हुआ इनकलाब हूँ। तब मैंने ये कहा कि मैं आफताब। क्या बात है, बहुत खूब। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुरंग प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय श्रीवास्तव जी, और निश्चित ही कई मंच हो चुके हैं, सैकड़ों मंच, जिनमें अपनी लिखने के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है, लोगों तक मैसेज, समाज के मैसेज दिए हैं और समाज के लिए कार्य किया है, और तमाम अनेक विधाओं पर कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्रीवास्तव जी। हम शुभकामनाएं देते हैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की, और फिर किसी व्यक्तित्व के साथ, चर्चित व्यक्तित्व के साथ हम चर्चा में उपस्थित होंगे आप सभी के बीच। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम।